स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक विज्ञान के ऊपर। और सामाजिक विज्ञान में चैप्टर 3 की बात करेंगे। हमें संसद क्यों चाहिए, वाई वी नीड पार्लियामेंट। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से समझेंगे इसको हम। और कक्षा 8 का ये पार्ट है सिविक्स का। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक ज़रूर मिल सके। चलिए समझते हैं पार्ट को हम समझेंगे SCERT की वर्कशीट्स के माध्यम से, ताकि आसानी से हमें पार्ट समझ आ सके। उपविषय है इसका लोकसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम में देखें, इस कार्यपत्र को करने के पश्चात विद्यार्थी लोकसभा सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया को समझ सकेंगे तथा अपने संसदीय क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शा सकेंगे। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया क्या है? आप जानते हो कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता अपनी सरकार स्वयं चुनती है। क्या आप बता सकते हैं कि जनता सरकार का चुनाव कैसे करती है? जनता जो है वो चुनाव के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है और अपने प्रतिनिधियों को चुनती है वो वोट देकर। यानी कि जब चुनाव होते हैं तो वोट देकर वो अपने प्रतिनिधि चुनती है। वो प्रतिनिधि जब संसद या विधानसभा में जाते हैं तो वो ही जनता के लिए कानून बनाते हैं। तो एक तरह से वो सरकार चुनती है चुनाव के माध्यम से जनता। और जो आपको और बेस्ट लगे आप वो लिख सकते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जनता लोकसभा सदस्यों का चुनाव करती है। आइए लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। लोकसभा के लिए पूरे देश में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। इसके लिए पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। यह प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मतदार के आधार पर किया जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि 18 वर्ष से उम्र के ऊपर के जो व्यक्ति हैं वही वोट दे सकते हैं। इसके आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष से और उससे ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार है, जो मैंने आपसे चर्चा की, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। जिस व्यक्ति को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे जीता हुआ मान लिया जाता है। लोकतंत्र में जीते हुए सभी प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें जनप्रतिनिधि, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करते हैं। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है। वर्तमान लोकसभा के लिए वर्ष 2019 में चुनाव हुए थे। और साथ ही साथ ये बात रखनी याद है, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत करता है लोकसभा के लिए, और 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वो कला हो गई, क्रिकेट हो गया, फिल्म हो गया, इन सब क्षेत्रों से चुना जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, 543। प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक उम्मीदवार प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। यह प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनका चुनाव व्यस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर किया जाता है। चुने गए प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं और इन्हें MP या सांसद कहा जाता है। जनता संसद के किस अंग के चुनाव के लिए वोट करती है? जैसा कि हमने आगे पढ़ा था, जनता संसद के लोकसभा के अंग के लिए, जिसको निम्न सदन भी बोलते हैं, उसके लिए चुनाव करती है। यानी कि लोकसभा के लिए चुनाव करती है जनता। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं? सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं, मतलब वोट डाल सकते हैं। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार आपको पता लग गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंग्लिश में बोले 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, ये उसी के बारे में है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति किस समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा में अगर बात की जाए तो एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा में अगर बात की जाए
तो वो कला, विज्ञान, अलग अलग क्षेत्रों से व्यक्ति मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12 व्यक्ति मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं। जैसे निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक, वो भारत का सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शाएं, यानी कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप किधर रहते हैं, जैसे करावल नगर विधानसभा, या नॉर्थ ईस्ट विधानसभा, या ईस्ट विधानसभा, वेस्ट विधानसभा, मतलब जोन सी विधानसभा है उसको दर्शाना है। आप उसको नाम अपना लिख सकते हैं। वो उस विधानसभा का नाम लिखेंगे जो निर्वाचन क्षेत्र आपसे वोट जाते देते हैं। छठा प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा के लिए चुनाव कब हुए थे? 2019 में हुए थे। अगली लोकसभा के चुनाव कब होंगे? अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 2024 में होंगे। तो 2024 में अब अगले होंगे लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। कार्यपत्रक 5 को देखें, हमें संसद क्यों चाहिए? उपविषय सरकार का निर्माण। इस कार्यपत्रक को करने के पश्चात विद्यार्थी सरकार के गठन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। आइए देखते हैं कि सरकार कैसे बनती है। भारतीय संसद के 2 अंग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जैसा हमने देखा कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता द्वारा होता है, इसलिए जनप्रतिनिधि के होने के कारण लोकसभा के सदस्यों से ही सरकार का निर्माण भी होता है। जिस राजनीतिक दल के सबसे अधिक सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं वह दल बहुमत प्राप्त दल कहलाता है। किसी भी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा की कम से कम 272 सीटें प्राप्त करना आवश्यक है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता सरकार बनाता है, दूसरे दल विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाते हैं। सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, जो अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। यह मंत्री प्रधानमंत्री को सरकार चलाने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, वित्त आदि का जिम्मा संभालते हैं, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिफेंस, फाइनेंस, ये सब जिम्मा संभालते हैं। जब किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, वह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। वर्तमान 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 303 सीटें मिली और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। कांग्रेस पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसके 52 सदस्य चुनाव जीते। कांग्रेस विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। आइए अब विचार करते हैं, लोकसभा एक शक्तिशाली सदन क्यों है? जैसा कि हमने ऊपर देखा पढ़ा, लोकसभा एक शक्तिशाली सदन इसलिए है क्योंकि इसी में से ही शासन चलाने की शक्ति मिलती है और शासनकर्ता इसी दल से आते हैं। और जो भी आपको पॉइंट्स लगे वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। किस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है? जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है, जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं और जो निश्चित बहुमत को पार कर लेता है, उसे ही उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। विपक्षी दल किसे कहते हैं? विपक्षी दल वो होता है जो रूलिंग पार्टी के ऑपोजिट होता है, यानी कि ऑपोजिशन कहलाता है। यानी कि जो सत्ता में इस समय केंद्र में बात करें तो बीजेपी है और ऑपोजिशन में कांग्रेस है। और बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी। गठबंधन सरकार क्या होती है? गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जैसे कि अगर बहुमत के पास तक कोई सरकार, कोई पार्टी नहीं पहुंचती, तो वो अपने साथी पार्टियों से या दूसरी पार्टियों से मिलकर सरकार का गठन करती है और बहुमत को प्राप्त करने की कोशिश करती है, जिससे वो सरकार का निर्माण कर लेती है और वो गठबंधन सरकार कहलाती है। गठबंधन इसका मतलब समूह या दलों के तत्कालीन गठजोड़ से होता है। विपक्षी यानी कि विरोधी दल। अगला कार्यपत्रक हमें संसद क्यों चाहिए? इसमें हम समझेंगे संसद के कार्य। इस कार्यपत्र को करने के पश्चात विद्यार्थी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद के कार्य एवं भूमिका को समझ सकेंगे।
सांसदों को जनप्रतिनिधि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को भी अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। भारतीय संसद अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। प्रधानमंत्री, मंत्री और राष्ट्रपति मिलकर कार्यपालिका यानी कि सरकार बनाते हैं। संसद सरकार के कार्यों पर पूरी नज़र रखती है। संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना, प्रश्न पूछना और जानकारी प्राप्त करना। ध्यान रखने वाली योग्य बात क्या है बच्चों? संसद सरकार के कार्यों पर पूरी नज़र रखती है। जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर पूरी नज़र रखती है। और संसद का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सरकार को नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना, मार्गदर्शन देना, प्रश्न पूछना और जानकारी प्राप्त करना। संसद देश के लिए कानून बनाती है। संसद देश का बजट पास करती है। संसद देश का बजट पास करती है। बिना संसद की मंजूरी के एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल सरकार की नीति और कार्यक्रम की कमियों को जनता के सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? अपने शब्दों में अर्थ बताइए। आपने जैसे कि देखा, जनप्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जो नेता या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे जो नेता होते हैं वो हमने ही उन्हें वोट देकर जनता का प्रतिनिधि बनाया है। चुनाव लड़कर वो जनता के प्रतिनिधि बने हैं और हमने चुनाव में वोट दिया है, इसलिए वो जनता के प्रतिनिधि बने हैं। संसद के कोई 3 कार्य बताइए। संसद के 3 कार्य हैं: बजट पास करना, नियंत्रण रखना और अन्य चीज़ें करना। विपक्षी दल क्या करते हैं? विपक्षी दल कमियां निकालते हैं और कमियों को उजागर करके जनता को बताते हैं। अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। संसद किस प्रकार सरकार के कार्यों पर नजर रखती है? आगे हम देखते हैं हमें संसद क्यों चाहिए में संघीय सरकार और राज्य सरकार के कार्यों में अंतर। इसमें हम जानेंगे कि विद्यार्थी विभिन्न स्तर की सरकारों के कार्यों को स्पष्ट रूप से बता सकेंगे। आप जानते हो कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जहां हम कई स्तरों पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। जैसे स्थानीय सरकारों के लिए पार्षदों, राज्य के लिए विधायकों और लोकसभा के लिए सांसदों का चुनाव वोट डालकर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह सब आपके ही क्षेत्र में कार्य करते हैं, परंतु उनके कार्य एवं अधिकार क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सूची बनाकर कार्यों का बंटवारा किया गया है। राज्य सूची में वर्णित कार्य राज्य के हैं और संघीय सूची में कार्य केंद्र सरकार के हैं। कार्यों के स्पष्ट विभाजन होने से इनके बीच विवाद नहीं होता। पूरे देश से संबंधित राष्ट्रीय महत्व के विषय संघीय सूची में रखे गए हैं और स्थानीय एवं राज्य महत्व के विषय राज्य सूची में, जैसे देश की रक्षा, विदेशों से संबंध, भारतीय रेल, वित्त आदि विषय संघीय सूची के हैं। व्यापार, जेल, कृषि, सिंचाई, शिक्षा जैसे विषय राज्य सूची के हैं। राज्य सूची के कुछ विषयों को स्थानीय सरकारों को दिया गया है, जैसे साफ सफाई, नालियों की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा आदि। इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची भी है जिसे समवर्ती सूची भी कहते हैं। इस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। जो विषय किसी भी सूची में नहीं आते उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। इन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास ही है। अब सूची देखिए, कानून बनाने की शक्ति: संघीय सूची संघीय सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार, समवर्ती सूची संघीय सरकार और राज्य सरकार, अवशिष्ट विषय संघीय सरकार। इन सरकारों के बीच कार्यों का बंटवारा किस प्रकार होता है? सूचियों के माध्यम से: राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची तथा अवशिष्ट सूची। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों में क्या अंतर है? राज्य सरकार के कार्य केवल राज्य में ही लागू हो सकते हैं और केंद्र सरकार के कार्य पूरे भारत में लागू हो सकते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कानून पूरे भारत में ही लागू होंगे केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकार के कार्य राज्य तक ही सीमित रहेंगे। आगे देखिए, निम्न कार्य किस स्तर की सरकार के हैं? तालिका में लिखिए। जैसे संघीय सरकार का काम क्या है? संघीय सरकार का काम है
रक्षा, देश की रक्षा, रक्षा बजट। राज्य सरकार का काम क्या है? शिक्षा। स्थानीय सरकार का काम क्या है? साफ सफाई, नालियाँ, देख रेख। अपने माता पिता या अन्य बड़ों की मदद से निम्न तालिका में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के नाम लिखिए। अपने क्षेत्र के सांसद का नाम लिखिए, विधायक का नाम लिखिए और पार्षद का नाम लिखिए। एक्टिविटी देखिए 2, बताइए इनमें से कौन सा कार्य कौन सी सरकार करेगी? संघीय, राज्य या स्थानीय सरकार? भारत और नेपाल के बीच व्यापार समझौता ये संघीय सरकार करेगी, क्योंकि विदेश का मामला है। आपकी कॉलोनी में नालियां और सड़कें पक्की करवाना ये आपकी स्थानीय सरकार करेगी। पार्षद 1000 का नया नोट शुरू करना संघीय सरकार करेगी। दिल्ली के द्वारका में 12वीं कक्षा तक के लिए नया स्कूल खोलना ये राज्य सरकार करेगी। आपकी कॉलोनी के घरों से कूड़ा उठाना ये स्थानीय सरकार करेगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोहिणी के बीच नई बस शुरू करना ये आपकी दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली से अजमेर के बीच नई रेल सेवा शुरू करना ये केंद्रीय सरकार करेगी, संघीय सरकार यानी कि। अपने साथियों के साथ चर्चा करें सरकारों के बीच कार्यों का विभाजन करने के क्या लाभ हैं, और सरकार के कार्यों पर अपनी सहमति या असहमति बताने के लिए लोग केवल चुनाव का ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि वह दूसरे रास्ते भी अपनाते हैं। क्या आप एक छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? बताइए। लोकतंत्र जनता का शासन है, विभाजन बंटवारा है। तो इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट खत्म होता है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।